चलो चेक करो आपके आंसर्स। DPP 5 एंड DPP 6 दोनों देखेंगे। पहले DPP 5 देखते हैं, फिर लास्ट में DPP 6 देखेंगे। ओके फर्स्ट 5 में कोई फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए कितने लोगों ने सॉल्व किए? थोड़ा ऊपर हाथ उठाओ अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, बाकी नालायक क्या कर रहे थे? हाँ, बाकी क्या कर रहे थे? मालूम है ना कल अपना टेस्ट है। फिर ऐसे से करोगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बिल्कुल नहीं होने वाला सिलेक्शन, बिल्कुल भी नहीं होने वाला, आई गारंटी। है ना, अटके रहो वहीं पे 300-400 के अंदर पे, ऐसा करोगे तो जिन्होंने हाथ ऊपर किए उनके अलावा कोई और बोलेगा ही नहीं बिल्कुल। ज़रा सा ये बता दो वो बता दो, क्योंकि जब अटेम्प्ट ही नहीं किए तो फिर काहे का डाउट। जिन्होंने हैंड रेज किए हैं बस वही लोग बोलेंगे। फर्स्ट 5 में कोई? ओके, 6 से लेकर 10 तक किससे बोला? 10th? हाँ, 7। 11 से लेकर 15 तक? और कोई? ठीक, तो चलो फिर हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखेंगे 4th वाला। 2 solid rubber balls A and B having mass of 200 and 400 grams respectively are moving in opposite direction। तो दो ऑब्जेक्ट्स है, एक का मास है Ma जो है वो है 200 ग्राम का, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 400 ग्राम का। दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए की वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड जो है ए की वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड, और मैंने देखा कि भाई टकराने के बाद दोनों की फाइनल स्पीड क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो बॉल बी की स्पीड क्या होगी वो पूछा है उसने। तो आसान है, कुछ खास नहीं है, बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम MAUA प्लस, चलो मैं वेक्टर में ले लेता हूं, MAUA प्लस MBUB इज इक्वल्स टू MAVA प्लस MBVB। अब क्या है, VA और VB दोनों क्या है बेटा? 0 है। तो अगर आप ये 0 डालोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? MAUA प्लस MB आपका UB। तो फिर चलो इक्वल्स टू 0, उसको उधर लेके जाओ। तो MAUA, या फिर एक काम करें क्योंकि UB की वैल्यू पूछा है उसने तो मैं UB को इधर रखता हूं, MBUB इसको उधर लेके जाओ, माइनस MAUA। अच्छा, MB कितना है? 400। UB कितना है? तो बोले वो तो निकालना है यार, पता ही नहीं उसके बारे में। माइनस MA कितना है? एक मिनट, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, हाँ, प्लस MA कितना है? 400। अरे मैंने उल्टा लिया क्या? नहीं, MA 200 है और UA कितना है बेटा? 0.3। तो भैया पहले तो क्या होगा कि ये 0 0 हो जाएगा कैंसर।
यू बी इज इक्वल टू फिर हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 1 जा 2 2 जा, जो कि क्या हो जाएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये माइनस साइन यहां कैसे के टपक गया, कौन बताएगा इसका रीजन? हाँ, क्योंकि शुरू से वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। आपको मालूम है MAUA प्लस MBUB होना चाहिए, वो आना तो फॉर्मूले में प्लस चाहिए, मगर माइनस साइन इस वजह से आया क्योंकि वो शुरू से ही एक ऑब्जेक्ट जो B वाला है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो अपन उसकी वेलोसिटी को माइनस में लेते हैं। तो मैंने इसकी वेलोसिटी के फॉर्मूले में ऑलरेडी क्या डाल दिया, माइनस साइन डाल दिया। समझ में आया? नहीं भी डाले तो चलेगा। आप क्या करोगे फिर उस सिचुएशन में, क्या करोगे, आप लिखोगे MBUB, है ना, फिर उसके बाद ये उधर जाएगा तो बनेगा ये इधर जाएगा माइनस MAUA, फिर आपको UA की वैल्यू माइनस में डालना पड़ेगा, तो फिर से वो प्लस हो जाएगा। आंसर माइनस में, तो फिर गलत है वो। फोर्थ ऑप्शन ना, बी, फोर्थ का सी लिखा मैंने, अच्छा बी। नहीं है, उसने प्लस में आना चाहिए था। एक मिनट को देखते हैं, इनिशियल लीनियर मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, MBVB सही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करे ना। एक मिनट को मैं शायद गलत कर रहा, मेरे को पूरा वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना चाहिए इसे। चलो देखते हैं। अभी एक काम करता हूं मैं, सिंपल वेक्टर UA को 0.3 आई कैप लिख देता हूं। वेक्टर UA इज इक्वल्स टू 0.3, अरे हाँ यार मेरी गलती थी इसमें, मैंने क्या करा, उसको माइनस साइन जब पहले डाल चुका था तो फिर वापस से माइनस साइन क्यों डाल रहा उसके अंदर में, देखो तो ये आएगा MA वेक्टर UA प्लस MB वेक्टर UB इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट थोड़ा ज़ीरो लिख देता हूँ, तो फिर ये हो जाएगा आपका MA वेक्टर UA, या फिर मैं B चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, MB वेक्टर UB इज इक्वल्स टू माइनस MB वेक्टर UA। अब MB की वैल्यू कितनी है, 400 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर UB माइनस MA की वैल्यू कितनी है, 200 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर UA कितना है, 0.3 आई कैप, तो फिर वो हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, वेक्टर UB इज इक्वल्स टू माइनस 0.15 आई कैप मीटर पर सेकेंड। नहीं रे भाई, मैंने गलत सॉल्व कर दिया था उसको, सही है, वो इनिशियल वेलोसिटी बता रहा ना, वो बताना तो यही चाहता है ना कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो अगर ये आई कैप डायरेक्शन में है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा, कितनी स्पीड से, 0.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो जाहिर बात है बी वाला पार्टिकल कहाँ ट्रैवल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो ये माइनस साइन बता रहा वही कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है 0.15 मीटर पर सेकेंड। चलो सिक्स्थ वाला कहाँ गया भैया, हाँ ये, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम एक्सप्लोड्स at rest into 3 fragments with masses in the ratio 1:1:3. Okay, the fragment is equally mass fly in mutually perpendicular direction with speeds 21 meter per second. The velocity of the heaviest fragment will be. चलो ठीक है, ये बहुत बार हो चुका, लॉज ऑफ मोशन में भी आया था, है ना, तो बात ये वाला क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। लॉज ऑफ मोशन में भी ये फॉर्मूला, ये वाला प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व कर चुके थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। फिर उसके बाद कोलिजन में भी मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कराया था। खास बात 2 साल पहले नीट में भी ये क्वेश्चन ऐसा आया था, 2 या 1 साल पहले की बात है, एग्जैक्ट थोड़ा बहुत बस वैल्यूज बदल के नीट में भी क्वेश्चन आया था, तो इस वाले को खासा ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले कितने पार्टिकल्स में फटा हो, 3 पार्टिकल्स में। चलो पहले वाले पार्टिकल को M1 बोलते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को U1 बोलते हैं। दूसरे वाले पार्टिकल को M2 बोलते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को U2 बोलते हैं। और तीसरे वाले पार्टिकल को M3, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को U3। अब क्योंकि इसने ऐसा दिया है M1:M2:M3, ये कितना होता है 1:1:3। अगर मान लो मैं M1 को M पकड़ के चलता हूँ तो M2 को भी क्या पकड़ूंगा, M पकड़ूंगा।
मगर m3 को क्या पकड़ूंगा 3m, m3 को 3m पकड़ूंगा ना, ये 3 गुना है ना इनसे, तो ये पकड़ लूंगा मैं 3m। अच्छा ठीक है, बोले फिर आगे क्या। अब मैं कहूँगा कि देखो ऐसा है कि m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल्स टू 5 किलोग्राम से, है कि नहीं। m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है 5 किलोग्राम से, यानी कि m प्लस m प्लस 3m इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5m इज इक्वल्स टू 5, यानी m इज इक्वल्स टू क्या है बेटा 1 किलोग्राम। इसका मतलब यह है m1 की वैल्यू कितनी है 1 kg, m2 की वैल्यू कितनी है 1 kg और m3 की वैल्यू कितनी है 3 kg। आया ना समझ में आपको, ठीक है। अब दूसरी बात, उसने बोला कि जो फ्रैगमेंट्स हल्के थे और इक्वल मासेस वाले थे वो आपस में परपेंडिकुलर भागे 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इमेजिन करूंगा मैं कि वो पार्टिकल ऐसा था, है ना, और जो जिसका पूरा मास कितना था आपका, वो कैपिटल M बोलो या 5 किलो बोलो, जो भी बोलना है बोलो, कैपिटल M बोल देते अभी का 5 किलो। वो पहले 2 टुकड़े परपेंडिकुलर भागे, एक M1 और एक मान लो M2। तो M1 इधर भागा, M2 इधर भागा, ये वेलोसिटी V1 और ये वेलोसिटी V2। तो मैंने अपने मन से मान लिया कि थोड़ी देर के लिए कि इसको मैं इमेजिन करता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसको इमेजिन करके चलता हूँ कि एक्स एक्सिस पे भागा होगा और ये कहाँ भागा होगा वाई एक्सिस पे। तीसरे के बारे में पता ही नहीं, हो सकता, अब जाहिर बात है अपना लॉजिक कहता है कि तीसरा इधर भागा होगा। अगर 2 इधर भागे तो लॉजिकली अपन जानते हैं कि तीसरा वाला पार्टिकल इधर भागा होगा, ये हम लॉजिकली जानते हैं, है ना। बट हम लोग अभी फिलहाल लॉजिक का नहीं, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वही हम लोग कहेंगे ठीक है, आपका V1 जो है, वेक्टर V1 जो है, जो फटने के बाद जो वेलोसिटीज थी, वो फटने के बाद जो वेलोसिटी इसका 21 मीटर पर सेकंड, यानी 21 आई कैप मीटर पर सेकंड। दूसरा वाला पार्टिकल ऊपर भागा ना, उसकी वेलोसिटी क्या थी, वो भी 21 थी, जे कैप मीटर पर सेकंड। तीसरे वाले पार्टिकल का पता ही नहीं अपने को क्या है, तो अभी अपने को उसकी स्पीड क्या करना है, पता लगाने का है। तो बोले कैसे पता लगाएंगे, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। कुछ नहीं, रूल को फॉलो करो बस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता, मुंडिया नीचे डाल के क्या कर रहे थे तुम, दानियाल उठाओ उसको, तुम सारे बेइज्जती कर रहे मेरी। आ जाओ बेटा, आ जा बच्चा, आ जा, उठा दोनों आ जा। ये तो लगी रहा कि आधी नींद में से उठकर आया करके। क्या पढ़ रहा था रे बायो, 4 बजे तक। एमन आ, हमदान के बाजू बैठ, आ बैठ, ठीक है नीचे डाला, आ बैठ था, चल। तो मेरे को ना कर रहा, चला उठ। दानियाल आइए, नहीं तू इधर आ, तेरे को आवेश के बाजू बैठा, आ जा, आ जा इधर। बाल भी बिखरे हुए, तू वो पक्के में लग रहा, उठ के आगे डायरेक्ट तू, है कि नहीं। वो क्या तुम लोग आधी रातों तक जागते रहते थे, क्या करते रहते ऐसा, पढ़ाई कर रहा था लिटरली। आइए प्लीज, वीआईपी सीट पर आके बैठिए, नहीं वो अल्ट्रा वीआईपी हो जाएगा। हाँ, कितना अच्छा लग रहा तू वहां पे, देखो, देख के मेरे को एनर्जी आ रही। तो भाई बता, फटने से पहले उसकी स्पीड क्या थी, 0 थी। अगर फटने से पहले स्पीड 0 थी तो उसका मोमेंटम क्या था, 0 था, है ना। तो मैं कहूंगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, 0। फटने के बाद एक भागा लातूर, दूसरा भागा पातूर, है ना। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, m1 वेक्टर v1, m2 वेक्टर v2 और m3 वेक्टर v3, है कि नहीं। तो भैया हमने कहा कि भाई तीनों का हमने मोमेंटम ऐड कर डाले। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू आपका क्या आएगा,
फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी कि 0 इज इक्वल टू m1 वेक्टर v1। अच्छा v1 की वैल्यू कितनी है? 21 है ना। चलो इसकी वैल्यू डाल देते हैं अपन कि भैया ये हो जाएगा m21 आई कैप प्लस m2 कितना है? m21 जे कैप प्लस m3 कितना है? 3m, और अपने को पता नहीं इसका क्या आएगा, तो डायरेक्शन पता नहीं तो आई कैप जे कैप अपन लगा नहीं सकते, है ना। आई कैप जे कैप कब लगाते हैं अपन? डायरेक्शन मालूम है। अच्छा ठीक है, तो अब आगे क्या, हमको निकालना है v की वैल्यू। तो एक काम करो, इसको उधर लेके जाओ। तो चलो भाई उसको उधर लेके जाते हैं, एकलौता उसको बना देते हैं। तो थ्राइस m वेक्टर v इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ 21 आई कैप प्लस m टाइम्स ऑफ 21 जे कैप। सही है। अब यहां से m को ये पूरे 3m से डिवाइड कर डालो। 3m से जब डिवाइड करेंगे तो mm कैंसिल हो जाएगा, हर एक के नीचे क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो फिर वो हो जाएगा 21/3 क्या होता है? 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। अब ये तो आया वेक्टर फॉर्म में, अपने को क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यानी कि आ जाएगा 7√2 मीटर पर सेकेंड। 7 हो जाएगा ना इसका, 49 2 मल्टीप्लाई 49 लिख सकते हैं, तो 7√2 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा कुछ है कि यहां पर कहाँ है रे? अच्छा हाँ, 7√2 मीटर पर सेकेंड। अब √2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना होता है। $9.89 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर विल बी 9.89। ठीक है, लास्ट ऑप्शन 9.89 मीटर पर सेकेंड। याद रखिए 7 आई के प्लस 7 जे के आपको ऐसा नहीं लिखते 7 + 7 14, है ना। उसको आपको बाकायदा मैग्नीट्यूड के तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, अलग अलग डायरेक्शन में वो। 7th वाला, अ हैवी स्टील बॉल ऑफ मास ग्रेटर देन 1 किलोग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स ऑन अ स्टेशनरी पिंग पोंग बॉल ऑफ मास लेस देन 0.1 किलोग्राम। The collision is elastic. After collision, the ping pong ball moves approximately at a speed of greater than क्या वो बोला उसने। ठीक है, चलो देखते हैं। एक हैवी स्टील बॉल, चलो हैवी स्टील बॉल को कौन से नंबर का है? 7th। हैवी स्टील बॉल को मास तकरीबन अपन लिखेंगे ग्रेटर देन 1 किलोग्राम, मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड collides head on stationary with a stationary ping pong ball of mass less than 0.1 ग्राम। अच्छा 0.1 ग्राम को अपन क्या लिख सकते थे? 0.1 ग्राम 0.1 इंटू 10⁻³ यानी 1 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम। ठीक है, और वो एट रेस्ट पे है, तो U2 की वैल्यू क्या है आपकी? 0 है। तो टकराने के बाद पिंग पोंग बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, है ना। पिंग पोंग बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, आपको V2 पूछा है। देखो V1 का दिया क्या डेटा कुछ उसमें? M1 है, U1 है। M1 का अधूरा इंफॉर्मेशन है, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। M1 का और M2 का अधूरा इंफॉर्मेशन है। U1 U2 कंप्लीटली दिया हुआ है। V1 के बारे में अपने को कोई नॉलेज नहीं है, V2 का पूछा हुआ है अपने को। अगर मेरे को V1 के बारे में नॉलेज होती तो मैं सीधा सीधा क्या करता? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देता, M1 U1 प्लस M2 U2 M1 V1 प्लस M2 V2 का ऐसा कुछ लगा देता। मगर उसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो बोले भैया अब आप लगाएंगे
वो पर्टिकुलर फॉर्मूला जो आपको मैंने लिखने लगाया था 10 बार, है ना। अब क्योंकि V2 पूछा है तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है ना, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, है ना, इनटू U2 प्लस M1 ट्वाइस M1 U1, है ना, ट्वाइस M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है भाई। अब ऐसा है कि सिंस U2 इक्वल्स टू क्या है 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। देखो V2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ट्वाइस M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। सही है ना भैया, हम ये यूज करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि U1 की वैल्यू तो एग्जैक्ट अपने को मालूम है ना, मैं वो तो डाल सकता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड। अगर चलो ठीक है ये वैल्यूज डालकर देखें तो क्या आंसर आएगा। अगर मैं ये जो दी गई है 1 किलोग्राम, मेरे को मालूम है मास 1 किलोग्राम से ज़्यादा है, मगर थोड़ी देर के लिए मैं डाल के देखता हूँ कि अगर मैंने मास 1 किलोग्राम डाला तो आंसर क्या आएगा, है ना। इफ़ जो ठीक है अजम्पशन डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, अजम्पशन, क्योंकि भाई मैं अजम्पशन ये बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू दी है एग्जैक्ट उसकी वैल्यू है, मैं वो नहीं डाल रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपको उसने बोला कि इससे ज़्यादा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पकड़ के चलता हूँ कि बराबर होगा इसके, तो क्या, तो चलो देखते हैं। V2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1 किलोग्राम, U1 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, M1 प्लस M2 और M1 प्लस M2। M1 कितना है 0.1 यानी कि 10⁻⁻4 किलोग्राम, प्लस M2 कितना है अगेन 1 किलोग्राम। तो भैया ऐसा है V2 जो भी हैगा क्या रहेगा, इसका कैलकुलेशन कितना आएगा और देखेंगे, बता सकते हैं आप। अप्रॉक्सीमेशन में 4 के आसपास आ रहा, 4 मीटर पर सेकेंड, मगर यहाँ तो 10 का पावर 4 आ रहा है। अच्छा हाँ, ये अप्रॉक्सीमेशन में इसको 10 का पावर भैया हैवी स्टील बॉल का मास आपको 1 किलोग्राम दिया हुआ है और लेस देन 0.1 ग्राम दिया हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेशन में तो नीचे 1 ही ले सकते हैं ना अपन। एक मिनट, आंसर इसका मैं बार बार ये इसका जो टिक किया हुआ है मैं समझ के चल रहा हूँ वही आंसर सही है। ठीक है, मैं बोला तुमने उसको देख के टिक किया क्या, मैं वही बोला कि आंसर गलत कैसे है क्या आ रहा। तो अगर मैं उसको अजम्पशन मैं उसको मान के चलूँ कि भैया ये आंसर क्या आएगा, तो 4, ये अप्रॉक्सीमेशन में आंसर क्या आने वाला है 4 मीटर पर सेकेंड आने वाला है। अप्रॉक्सीमेशन में आंसर क्या आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा है कि भाई देखो, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन में बता रहा है कि अगर मामला ऐसा है, अगर मैं इसकी वैल्यू लेता हूं जो आपको दी गई है, हालांकि M1 उससे बड़ा है, 1 किलोग्राम से बड़ा है, M2 उससे छोटा है, मगर मैंने कहा कि अप्रॉक्सीमेशन में आंसर क्या आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं एक्चुअल कंडीशंस लेता हूं, यानी M1 अगर मान लो बड़ा है, M1 क्या है बड़ा है, तो ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं, M1 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। मैंने क्या लिया, M1 की वैल्यू क्या लिया 1, M1 की वैल्यू मैंने क्या ले लिया 1 किलोग्राम, मगर M1 उससे मतलब बताओ मुझे कि M1 1 किलोग्राम है क्या, नहीं उससे तो बड़ा है। अगर मैं रियल कंडीशन लेता हूं तो ऊपर का न्यूमरेटर जो होगा इस असल वैल्यू से थोड़ा सा क्या आएगा बड़ा आएगा। और हम देखते हैं कि M1 देखो यहां पर ये बड़ा है, M1 बढ़ रहा है तो M2 भी क्या हो रहा है छोटा हो रहा है, M1 बड़ा है तो M2 भी छोटा है, तो इसके बड़ा होने से और इसके छोटा होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर ये बढ़ रहा है तो उस हिसाब से ये छोटा भी हो रहा है। तो मैं यहां पर इन दोनों वैल्यूज को देखकर एक्चुअल क्या बदलाव आ रहा है वो पता नहीं लगा सकता, तो मैं सिर्फ ऊपर वाले पे फोकस करूंगा। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है भैया तुम्हारा मास जो है बड़ा हो रहा है 1 किलोग्राम से, है ना, तो आंसर जो भी आएगा 4 मीटर पर सेकेंड से कैसा आएगा ज्यादा आएगा। अब मुझे ऑप्शन में ये देखना है कि 4 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा कोई अगर वैल्यू है क्या, नहीं थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, ये 1 × 2 × 10⁴ और 2 × 10⁻3 ये बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा 5-6 मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ है क्या, नहीं है ना। तो फिर हम लोग अप्रोक्सीमेशन में जो कंसीडर करके चले थे हम उसी को सही मान के चलेंगे, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। तो भैया फिर वो उसका आंसर हमारा जो है वो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में पूछा है ना वो, उसने एक्यूरेटली तो पूछा ही नहीं। चलो 7th वाला हुआ, फिर 10th वाला।
A rubber ball is dropped from a certain height of 5 meter on a planet where acceleration due to gravity is not known. On bouncing, it rises to a height of 1.8 meter. The ball loses its velocity by a factor of. अच्छा, टेंथ। तो हम कहेंगे एक बॉल को आपने ऊपर से छोड़ा, कितनी हाइट से? 5 मीटर की हाइट से। फिर उसके बाद ये ऊपर गया 1.8 मीटर की हाइट पर। 5 मीटर की हाइट से छोड़ा और ये नीचे गया, नीचे से ऊपर गया 1.8 मीटर की हाइट पर। टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v1 थी और टकराने से जस्ट उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v2 होगी। ठीक है, तो अब ऐसा है कि यहाँ पर इसके पास क्या थी? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। तो अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी पहले सिचुएशन में, वो काय में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हाफ ऑफ एम v1 स्क्वायर। तो mgh1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m v1 का स्क्वायर। m और m क्या हो जा रहा? कैंसर। h1 की वैल्यू क्या है? 5 मीटर। g मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ v1 का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसी तरह से जब ये यहाँ से ऊपर गया तो हुआ ये कि उसके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या होगी? हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर। और ऊपर जाने पे धीरे धीरे वो काय में तब्दील हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंची होंगी तो वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं कहूँगा देखो भाई, PE2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv2 का स्क्वायर, यानी कि mgh2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv2 का स्क्वायर। तो m और m हो गया कैंसल। GH2 क्या होगा? H2 कितना है बेटा? 1.8 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ v2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, द बॉल लूजेस इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय अ फैक्टर ऑफ। फैक्टर लेना है तो आई थिंक उसको रेशियो लेना पड़ेगा v2 अपॉन v1 सिंपली। तो जब मुझे v2 अपॉन v1 लेना है, तो जैसे कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करूंगा इक्वेशन नंबर 1 से, तो v2 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5। 1.8 अपॉन 5। अब क्या करो? उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो जब उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप, देयरफॉर v2 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अच्छा 1.8 अपॉन 5 क्या होता? 0.36। 0.36। बोले ये कैसा पता? 1 अपॉन 5 क्या होता है? 0.2। 1 अपॉन 5 0.2 होता है। अब 0.2 को तुम 1.8 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करते हो, क्या होता है? 36, है ना। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 2 डेसिमल इधर, 0.36, यानी कि वो आ जाएगा 0.06। वैल्यू क्या है? अच्छा इस तरह से वो 5। अच्छा रुको, इसको मगर 2/5 के फॉर्म में पूछा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना उसने। चलो 1.8 अपॉन 5। अब एक काम करते हैं, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर इज 1.8 अपॉन 5। तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, या फिर चलो इसको आगे बढ़ा दूँ, v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर, मैं इसको एक और चीज़ लिख सकता हूँ 18 अपॉन 50। मेरे को अच्छा फ्रैक्शनल लॉस पूछा है उसने। फ्रैक्शनल लॉस 18 अपॉन 50। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज v2 अपॉन v1
इज इक्वल्स टू 1.8 डिवाइडेड बाय 5। अब ऐसा है फ्रैक्शनल लॉस, फ्रैक्शनल लॉस, तो फ्रैक्शनल लॉस के लिए हम लोग लिखेंगे इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 अपॉन V1। अच्छा, परसेंटेज में तो नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शनल लॉस है, तो फिर उसके बाद V1 माइनस V2, या फिर उसको आप लिखेंगे जस्ट 1 माइनस V2 अपॉन V1, 1 माइनस V2 अपॉन V1। अब V2 अपॉन V1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें से 1.8 को आप अगर लिखेंगे 18 अपॉन 25, जैसे इसको अगर मैंने लिखा 18 अपॉन 25, सॉरी 18 अपॉन 5, 15, इसको आप लिख सकते हैं 9 अपॉन 25, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 3/5। ओके, तो 1 माइनस V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3/5, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? 2/5। देखो, फ्रैक्शनल लॉस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़े होंगे आपने, है ना? यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में अगर आपको मैथमेटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एरर्स का टॉपिक याद आया होगा, मैथमेटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एरर्स, आपको कुछ चीज़ें याद आ जाए उसमें बता दूं मैं आपको, तो उसमें एक आता था फ्रैक्शनल एरर, या जिसको हम लोग कहते थे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होता था, है ना? वो होता था मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, है ना? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, या फिर चलो ठीक है, वहां से चेंज याद नहीं आ रहा, परसेंटेज चेंज याद है? परसेंटेज चेंज इन एक्स, जैसे परसेंटेज चेंज इन एक्स क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब ऐसा है कि ठीक है, मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि v पहले, जब टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी थी? v1 है। टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी है? v2 है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v1, और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? v2। तो मैं अगर वेलोसिटी के फॉर्म में मैं लिखता हूं परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी, क्या आएगा? तो आप लिखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन v1 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ या ना बोलो, है ना? परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं v2 अपॉन v1 माइनस v1 मल्टीप्लाई बाय 100? ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, v2 माइनस v1, है ना? या फिर आप इसको सीक्वेंस भी पलट के लिख सकते हैं। आप अगर ऐसा भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, v1 अप माइनस v2 अपॉन v1 मल्टीप्लाई बाय 100। बस इतना है कि वो आंसर जो है निगेटिव में आएगा, और निगेटिव में आने का मतलब ही हुआ यहां पर कि यहां पर लॉस हो रहा है। तो अब ऐसा है कि चलो ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, सॉरी ये ऐसा पूरा होना चाहिए था, हाँ, आप इसको ऐसा लिख सकते हो परसेंटेज चेंज को, परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी को। अब परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी और एक आता है फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी। फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है, ये आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। याद होगा मैंने कई बार कहा कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना है ना? तो अब अगर मैं 100 हटा दूं तो वो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शनल चेंज। अब आपसे वही पूछा है कि भैया आप ये बताइए कि फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा। मैं बोलूंगा देखो भाई, मुझे मालूम है परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी होता है v2 माइनस v1 अपॉन v1 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना? और मैं ये जानता हूं कि मैं चाहूं तो इसको ऐसा या फिर इसको ऐसा लिख सकता हूं, मगर मुझे सिर्फ क्या पूछा है? फ्रैक्शनल चेंज। तो 100 की कोई जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए 1 माइनस v2 अपॉन v1। अब मैं तलाश अपनी शुरू करता हूं किसके लिए? v2 अपॉन v1 के लिए। फिर इस फॉर्मूले में डाल के उसको फ्रैक्शनल चेंज कैलकुलेट करूंगा। अब वो कैसे आएगा? बहुत आसान है। जैसे उसने मुझे 2 हाइट दिया कि पहले ये हाइट पे गया फिर बाद में वो हाइट पे गया, मेरे को वहीं से पता चल गया कि 2 हाइट दिया तो मेरे को 2 वेलोसिटी मिल जाएगी यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना? बोले वो कैसा? अरे देखो यहां पर क्या थी उसके पास? पोटेंशियल एनर्जी। जब यहां पर टकराया होगा तो वो क्या बन गई होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने इधर की पोटेंशियल एनर्जी को इधर की काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट किया। तो भैया यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? mgh1। यहां की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर। मास का कोई लेना देना नहीं है, मास कैंसिल हो जाता है ना? g की वैल्यू एज इट इज, h1 कितना है? 5 मीटर, हाफ ऑफ v1 का स्क्वायर। इसे अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया।
फिर उसके बाद वो टकराने के बाद ऊपर गया। जब टकराने के बाद वो ऊपर गया तो मैं कहूंगा अच्छा भाई बताना कि कितना ऊपर गया, तो बोले 1.8 मीटर्स ऊपर गया। तो हाइट कितनी थी, बोले 1.8 मीटर्स थी। वेलोसिटी कितनी थी, v2 थी। अरे बोले कोई टेंशन नहीं, अपन यहां से यहां तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगा सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं जाने से पहले काइनेटिक एनर्जी थी, जो ऊपर जाए बाद काहे में तब्दील हो गई थी, वो पोटेंशियल एनर्जी। तो बोले इस जगह की काइनेटिक एनर्जी इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh2, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mvt²। m और m क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या, g मल्टीप्लाई 1.8 इज इक्वल टू हाफ ऑफ v2 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन 2 को आपने डिवाइड किया इस इक्वेशन 1 से, तो g और g कैंसिल, हाफ और हाफ कैंसिल, बचा क्या, v2² अपॉन v1² इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5। फिर मैंने क्या किया कि मैंने क्या करा, उसको स्क्वायर रूट में ले लिया, है ना, अंडर रूट, और मैंने डेसिमल को एक डिजिट आगे सरकाया, 1.8 को 18 बनाया। तो ऐसा हलवा नहीं है, अपने मन से अपन कर देंगे, है ना। अगर ऊपर सरकाए तो नीचे भी सरकाना पड़ेगा। तो अगर मैं 1.8 को 18 बना रहा हूं तो 5 को 50 देना पड़ेगा, है ना। एक बड़े भाई को अगर 50 रुपए दे तो दूसरे भाई को 50 रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा वाला बुरा मानता वैसे। तो अब ये हो गया 18 अपॉन 50। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा क्या, 9, और ये हो जाएगा 25। तो भैया ये 9/25 लिख सकते हैं अपन। ये दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर डाला मैंने तो बोले भैया ये 9/25 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेने पे वो कितना हो जाएगा फिर, 3/5। अटके गए यहाँ पे अदीबा, तुम्हारे रिएक्शन चेंज हो गए आते से यहाँ पे, है ना। अरे भाई देख, 18 को क्या लिख सकते हैं अपन, 9 मल्टीप्लाई 2। 50 को क्या लिख सकते हैं अपन, 25 मल्टीप्लाई 2। वो 2 कैंसिल हो जाता, बचता क्या, 9, और ये 25। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5। तो पता ये चला v2 अपॉन v1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, 3/5। अब जैसे कि ये फॉर्मूले पे वापस आएंगे तो मैं कहूंगा फ्रैक्शनल लॉस का फॉर्मूला ऐसा होता है, हमने अभी देखा। आप v1 माइनस v2 भी लिख सकते हैं या v2 माइनस v1 भी लिख सकते हैं। तो जब आप ये v2 अपॉन v1 की वैल्यू वहां से डालेंगे 3/5, तो 1 माइनस 3/5 क्या आ जाएगा, 2/5। अगर आपने मान लो ऐसा लिखा होता v2 माइनस v1 अपॉन v1, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। उससे क्या होता था, ये 3/5 माइनस 1 होता था, ये माइनस 2/5 आता था। और माइनस का मतलब ही क्या होता है, लॉस, है ना। तो इस तरह से आंसर है, लिख लो। अच्छा क्वेश्चन था ये। हुआ क्या, लास्ट वाला प्रॉब्लम 15। हालांकि पूछा गया एज अ कोलिजन का टॉपिक, बट उसको तो होना चाहिए था मोशन इन अ प्लेन में। वेक्टर r1 इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप। वेक्टर r2 इज इक्वल टू माइनस 5i कैप
माइनस 3 जे कैप, वेक्टर v1 4 i कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड, वेक्टर v2 अल्फा i कैप प्लस 7 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो देखो एक पार्टिकल है जो पहले इस पोजीशन पे था, फिर बाद में यहाँ से यहाँ गया, है ना। तो भैया वो पूछ रहा है कि आपका अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा, इधर जाना, इसका अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा। अब ऐसा है कि अगर डायग्रामेटिकली मैं देखूँ इधर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पहले 3 i कैप प्लस 5 जे कैप ना, एक रैंडम मैं पोजीशन ले लेता हूँ। ये पोजीशन P1 है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1 है, 3 i कैप प्लस 5 जे कैप, और दूसरा पोजीशन है माइनस में है, तो देखो वो आने वाला तो इधर है एक्चुअली, चलो ले लेता हूँ, इधर ही ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर पोजीशन P2, यहाँ पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2 है, तो आप कहेंगे ये कितना आ रहा, माइनस 5 i कैप माइनस 3 जे कैप मीटर्स। तो हम लोग ने इनकी पोजीशंस को मार्क करके रख दी अभी। अब ऐसा है, अगर मैं डेल्टा वेक्टर आर कैलकुलेट करता हूँ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। चलो सब्सट्रैक्ट कर बताओ मुझे क्या आएगा, -5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -8 i कैप, और फिर उसके बाद -3 -5 -8 जे कैप। तो -8 को कॉमन निकालेंगे आप, i कैप प्लस जे कैप। ये हो गया इधर का। तो चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जो है आपका ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 जो ले सकता हूँ, वो आएगा आपका डेल्टा वेक्टर r अपॉन डेल्टा t। अब ऐसा है कि ठीक है, वेक्टर v2 डेल्टा वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 कितना होगा, तो वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 करेंगे तो देखो अल्फा माइनस 4 इंटू आई कैप प्लस 7 माइनस 3, अल्फा 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 इंटू जे कैप इज इक्वल्स टू डेल्टा वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये कितना हो जाएगा -8 आई कैप, या फिर -8 को बाहर रखो, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन डेल्टा टी क्या आएगा, टाइम कितना बोला था उसने, 2 सेकेंड बोला था ना, तो 2 सेकेंड। अब ऐसा हो जाएगा देयरफॉर अल्फा माइनस 4 इंटू आई कैप प्लस 4 जे कैप इज इक्वल्स टू -2 या -4 आई कैप माइनस 4 जे कैप। अब मैं आई कैप के ये कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करता हूं, तो अल्फा -4 इज इक्वल्स टू -4, तो अल्फा इक्वल्स टू 0 आ रहा, आंसर में 0 है क्या, 8 आ रहा, कैलकुलेशन एरर हुआ कहीं, -5 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, अल्फा सिर्फ 21 में है ना, कहाँ पे, अल्फा आई कैप v2 माइनस v1, नहीं ना 7 माइनस 3 4 है, जे कैप आ रहा है, बराबर है 4 प्लस 4 जे कैप, और
4 माइनस 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप, अल्फा माइनस 4 इज इक्वल्स टू ये -4 ना, तो उधर जाके +4 हो जाएगा ना, 4 माइनस 4 0 हो जा रहा। डेल्टा वेक्टर आर देखो बराबर -8 आई कैप प्लस 8 जे के बराबर है ना। और अगर मैं मैग्नीट्यूड लेके करूँ तो नहीं, वो बहुत लंबा अलग हो जाएगा। और रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 जीरो नहीं है ना ऑप्शन में, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 डेल्टा वेक्टर r अपॉन डेल्टा t, तो भैया वो हो जाएगा अल्फा माइनस 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 8 आई कैप प्लस जे कैप, यानी -4 आई कैप माइनस 4 जे कैप, अल्फा -4 प्लस 4 जे कैप। अच्छा, वो इक्वेट नहीं कर सकते आप क्योंकि वो अलग अलग है। एक मिनट, उसका मैग्नीट्यूड लेकर देखते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर मैं इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि ये +4 है और ये -4 है। तो अगर मैं सपोज करो मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ इसका √ऑफ 16 प्लस अल्फा -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √ऑफ 16 प्लस 16 of 2 multiplied by 16, फिर स्क्वायरिंग 16 इज इक्वल्स टू प्लस अल्फा -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16। चलो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सिर्फ अल्फा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 16, अल्फा -4 इज इक्वल्स टू 4। हाँ, अब आ रहा वो अल्फा इज इक्वल्स टू 8। अब ऐसा है कि जैसा कि मैंने सिर्फ कोएफिशिएंट्स को इक्वेट किया था, तो सिर्फ कोएफिशिएंट को इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ +4 है तो यहाँ क्या है -4। मैंने क्या करा था, उसको 4 देख कर उसको इग्नोर मारा था, मतलब दोनों सेम है तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करें, इनके मैग्नीट्यूड को इक्वेट किया, मतलब ये बोला कि ये टोटल वेक्टर की वैल्यू और ये टोटल वेक्टर की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो आप इनकी मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर लो। अब मैग्नीट्यूड को कैसे इक्वेट करें भैया, अल्फा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी 16। इसी तरह इसका भी स्क्वायर जैसे मैग्नीट्यूड लेते हैं वैसे लिए अपन ने, फिर उसको स्क्वायरिंग किया तो रूट हट गया, तो बचा क्या 16 प्लस अल्फा -4 का होल स्क्वायर। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 16, अब वो 16 उधर गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 16 यानी सिर्फ 16 हो जाएगा। या 32 में से गया 16 तो बचा क्या 16। अब उसका स्क्वायर रूट लो तो अल्फा -4 क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 4। आपने पूरा स्क्वायर रूट ले लिया तो ये यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और ये 16 की जगह क्या आ जाएगा 4। फिर उसके बाद अल्फा -4 इज इक्वल्स टू 4, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। शायद से सिटी का था क्रिटिकल थिंकिंग। चलो हुआ गए 15 क्वेश्चंस। 10 के ऊपर कितने लोग हैं इस कोर्स में, कितना है कशावा? 3 रॉन्ग है। कौन से 3? अच्छा छोड़ दिए थे। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। कितना हुआ 9:45। ओके, तो दिस इज DPP 5 के आंसर्स थे। देखते हैं शॉर्ट में जितना होता है DPP 6 का। फर्स्ट का A, सेकंड का A, थर्ड का D, फोर्थ का A, फिफ्थ का A, सिक्स्थ का A, सेवेंथ का A,
8th का C, 9th का B, 10th का C, 11 का C, 12 का D, 13 का B, 14 का B, 15 का A। वैसे कितने लोगों ने सॉल्व किए थे DPP 6? ओ भाई नोट कर लो आंसर्स, ग्रुप पे डाल देता मैं आंसर सॉल्यूशंस। मंडे से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नया चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। उसका पहला टॉपिक सेंटर ऑफ मास हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। और देखो शुरू से रहना, तुम अगर पहली स्टार्टिंग में गायब हो जाएंगे या कहीं एक आध गलती कुछ भी रीज़न के कारण छुट्टी मारेंगे अगर, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट कई लोगों ने मिस किए थे, बीच में आपको मौका मिला था अच्छे से थोड़ा बहुत देखने का, हालांकि मैं वो बीन 12th वालों के लिए ले रहा था रिवीजन के तौर पे, है ना। तो आप तो कई लोगों ने हाथ तो ऊपर उठाए थे कि हम आएंगे करके, है ना। कहाँ गए वो चेहरे? अमजद को याद है ना, उससे पूछता मैं कौन कौन था वो। तो अब आए तो नहीं। अब ऐसा है कि आपने बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गंवा दी है। दूसरा है, अब कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है क्या? हाँ, यकीनन 2 बार आ सकती है आपके पास अपॉर्चुनिटी। एक आएगी 11th का जब बैच स्टार्ट होगा तब, बट उसमें अगर तुम्हारा क्लास का टाइम ओवरलैप हुआ तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे, तो वहाँ से तुम्हारे हाथ से गई अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात, एक आखिरी में सबसे लास्ट में आएगा रिवीजन का टाइम जब आएगा तब, कि भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट को जब मैं फास्ट ट्रैक में रिवाइज करूँगा, स्लो में तो नहीं करने वाला, फास्ट ट्रैक में रिवाइज, तो भाई ये 2 अपॉर्चुनिटी आएंगी तुम्हारे पास। और तब भी अगर सोना है तो हाथ से गंवाना है आपको फिर, है ना। ठीक है।